अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की सुबह को यूँ रोशन और शादो आबाद रखे। और इसके साथ मैं एक और दुआ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी औलादों को हर बुराई से बचाए रख, हर दुख तकलीफ़ जानलेवा बीमारी से उनकी हिफाजत फरमा, उन्हें वाफर तैयब रिज़्क़ हलाल अता फरमा, उनकी शख्सियत में मौजूद हर खामी का अजाला फरमा, उन्हें आफात व बलियात में कभी मुब्तला न फरमा, हासिदों के हसद और शरीरों के शर से इनकी हिफाजत फरमा। दुनिया के सारे सुकून एक तरफ और फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो सुकून हासिल होता है ना, वो एक तरफ, उसका कोई नेमुल बदल नहीं। इसीलिए अपनी औलाद को शुरू से ही फजर की नमाज की आदत डालें ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। क्योंकि जो इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ता है ना और कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो इंसान झूठा है। क्योंकि रब्बुल आलमीन से डरने वाला कभी, जो शख्स है ना, वो कभी भी फजर की नमाज नहीं छोड़ता। और एक तोहफा भी मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूँगी। ये हदीस शरीफ है, निसाई में मौजूद है, ये 1357 इसका नंबर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज फजर के बाद जो शख्स 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहे और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो इस शख्स के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे वो गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो ये है वो फजीलत और रहमत इस वक्त की। फजर का टाइम के बाद का जितना भी वक्त है ना, इतना कोई पुरसकून और इतना कोई रिलैक्स्ड होता है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना, बहुत ही लगता है कि बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का। और सारा दिन आप बहुत एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं और सारे काम आपके वक्त पे हो जाते हैं, बल्कि बहुत सारे पेंडिंग काम जो है वो भी हो जाते हैं। तो आज का भी दिन ऐसा ही था। मैं सुबह उठी भी, अल्हम्दुलिल्लाह उठती तो रोज़ ही है, लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाऊं ताकि सुबह की जो एक फ्रेशनेस है ना, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हो रहा है सर्दियों वाला, और सर्दी का जो ठंडक है ना, उससे बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह। तो बस मैं और मेरा बेटा हम स्कूल में छोड़ने गए थे और वापस आए। फिर वापस आते आते रास्ते में इतना कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था, बादल हो रहे थे, और रास्ते में आते आते मैंने सोच भी लिया था कि आज हमने क्या पकाना है। तो जनाब, आज के दिन की जो कुकिंग का टाइम है वो है ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल, जो रेस्टोरेंट स्टाइल चने की दाल जो होती है ना, बिल्कुल फ्राई जो होती है, वो मैंने बनाई है। बहुत ही मज़ेदार चने की दाल फ्राई बनाई है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है चने की दाल। अच्छा, इसके लिए ना मैंने तकरीबन 150 ग्राम चने की दाल को भिगो दिया था। तकरीबन 1 घंटा पहले उठी थी, जब नाश्ता वगैरह बच्चे को भेजने से पहले। उसके भिगोने के बाद ना इसको मैंने उबाल लिया और तकरीबन फुल कुक कर लिया है। और इसमें ना मैंने थोड़ी सी गार्निश के लिए धनिया, हरी मिर्च और अदरक काटा, और ये 3 मीडियम साइज टमाटरों को ना मैंने आग पर थोड़ा सा उनको फ्राई कर लिया, ताकि रोस्ट कर लिया ताकि उनके ऊपर से छिलके उतर जाएं। और एक जो है ना, मैंने मीडियम साइज अनियन जो उसको भी चॉप किया है, वो मैंने रफ चॉप किया है क्योंकि मैंने उसे अभी फ्राई करने के बाद उसे पीसना है। अच्छा जनाब, ये जो है मैं अब टमाटरों को बहुत बारीक बारीक चॉप करने लगी थी। अच्छा, अब ये चॉप हुए टमाटरों का जो टेस्ट आएगा ना, एक तो स्मोकी टेस्ट आएगा जो आग पे जलाया है उसको, और दूसरा ये कि इसका छिलका नहीं होता तो ये आसानी से फटाफट गल जाते हैं। अब इसकी जो मैरिनेशन है जो चने की दाल में जाएगी दही के साथ, वो मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के दही लिया है और इसके अंदर थोड़े से ड्राई स्पाइसेस डालूंगी। दही से जो है ना, वो जो टेक्सचर बनेगा ना, आपकी ग्रेवी जो बनेगी वो बड़े मज़ेदार चने की दाल को बड़ा ही ज़बरदस्त लुक देगी। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और तकरीबन 1/2 टीस्पून ही घर पे पिसा हुआ जो मेरा गरम मसाला है, वो 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है, और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून ही तकरीबन इसमें मैंने ज़ीरा डाला है। तो ये स्पाइसेस जो है वो एडिशनल है, आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो चने की दाल है ये मैं बनाने लगी हूँ सरसों के तेल में। सरसों के तेल की जो अफादियत है ना, आप यकीन करें, अगर आप कभी सर्च करें ना सरसों के तेल के बारे में, आपको इतने कोई फ़ायदे नज़र आएंगे ना। तो इतना मैंने सर्च किया और मेरा तो दिल चाहता है कि मैं सारे ऑयल छोड़ के सरसों का ही ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ। लेकिन ये होता है कि कभी और दूसरी चीज़ों के भी बहुत फ़ायदे हैं, और दूसरे तेल के भी बड़े फ़ायदे हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है और देसी घी है, ये भी बड़े ही फ़ायदेमंद है। इनकी भी ज़रूरत है और इनकी भी आपने अपने कुकिंग में इसको भी शामिल ज़रूर करना है।
तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे खाने जिस तरह से ड्राई सब्जियां वगैरह हैं वो उनमें इसमें सरसों का तेल डालूं। बाकी कुछ बिल्कुल शैलो फ्राई, बिल्कुल लाइट सा हल्का सा फ्राई करना होता है जिनमें उसको मैं ऑलिव ऑयल से फ्राई करती हूँ। और अगर डीप ऑयलिंग करनी यानी डीप फ्राई करना होता है तो फिर जाहिर है कुकिंग ऑयल ही यूज़ करना पड़ता है। लेकिन मेरे जो इंडियन व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि वो तो वहाँ इंडिया में तो सरसों के तेल को किस कदर अहमियत दी जाती है, और वहाँ पे तो डीप फ्राई भी जो है वो सरसों के तेल में ही होता है, और एक बड़ा अच्छा मतलब इसका इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि सरसों का तेल में अगर आप डीप फ्राई चीज़ खाएंगे ना तो वो भारी नहीं पड़ेगी आपको, बहुत मतलब हल्का सा वेट लगेगा। जैसे समोसे वगैरह हम लोग फ्राई करते हैं तो अगर सरसों के तेल में फ्राई करें तो वो वाला हैवीनेस नहीं आएगी जो कुकिंग ऑयल से आती है। कुकिंग ऑयल भी इतना ज़ाहिर है ज़रूरत है हर घर की, हर कोई जो है वो पसंद नहीं करता। सरसों का तेल की हींग होती है, थोड़ी सी टेस्ट अलग होता है। ऑलिव ऑयल अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। देसी घी भी बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन घर पे बनाते हैं ख़वातीन जो है वो इतना नहीं बनता कि वो थोड़ा बहुत नाश्ते वगैरह के लिए इस्तेमाल हो जाए या रोटी को थोड़ा सा चपोड़ लें। तो बाकी तो कुछ मतलब देसी घी में तो खाना पकाना आजकल तो मैं नहीं समझती कि कोई इतना कोई अमीर होगा, बहुत ही ज़्यादा कोई वही अफोर्ड कर सकता है देसी घी में खाना पकाना। वरना पहले ज़माने में हमारे घर में देसी घी में खाना पकता था। हलवे, मिठाइयाँ और कुछ खाने ऐसे होते थे जैसे कोरमा है, इस तरह के जो देसी हैवी फूड है वो हमारे देसी घी में बना करते थे, क्योंकि शुरू में देसी घी का इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव थे ही नहीं, इतनी कोई महंगी होती नहीं थी। और आजकल तो आप आधा किलो का देसी घी भी जो है वो इतना महंगा पड़ता है। अगर हम हाफ के जी भी बनाएं, घर पे ही भले बना लें, तो घर पे बनाना भी जो है वो ढेर सारा दूध की मलाई जमा करें या फिर मलाई खरीदें तो मलाई भी सस्ती थोड़ी है। तो मतलब ये कि अब देसी घी का इस्तेमाल लेकिन ज़रूर रखें घर पे, और तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो रोज़ का डेली यूज़ होना चाहिए देसी घी का, सब लोगों का घर में किसी भी ज़रिए से, भले वो नाश्ते से हो जाए, भले वो आप रोटी पे लगा लें, कुछ भी तरीके से आप खाएं। तो माशाल्लाह से देखें ये ज़बरदस्त सा चने की दाल का जो है ना वो बन गया था, बिल्कुल ढाबा स्टाइल मेरी चने की दाल बनी। इसमें मैंने सारी मसाले ऐड करके और अनियन को हल्का सा फ्राई करके उसका पेस्ट बना के इसके अंदर डाला। तो इसमें ना कोई भी चीज़ साबुत नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना इसका ग्रेवी बनी थी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी। अब मैंने कहा कि इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च डालें इसके अंदर, ताकि जो ये अच्छे से इसके अंदर ही इसका अरोमा आ जाए और ये इसके साथ ही घुल जाए, ताकि हरी मिर्चियाँ भी। तो अभी बस मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए दम पे देना था, क्योंकि हर चीज़ तो फटाफट कुक हो चुकी थी। चने की दाल गली हुई थी, हर चीज़ बेहतरीन सा, मसाला सारा रेडी था। तो ये इतनी कोई जल्दी से बनी है ना, क्विक रेसिपी है। आप ये घर में मतलब आपको समझ नहीं आ रहा ना कि आज लंच में या बच्चों के लिए क्या बनाए, तो बस चने की दाल जल्दी से ऐसे भून दे। या माश की दाल भी मेरे घर में बहुत शौक से खाई जाती है। माश की दाल के साथ में स्पेसिफिकली मैं बॉयल एग ज़रूर बनाती हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं बनाऊंगी, तो आप देखिएगा। तो बस जनाब खाना वाना खा खू के रात के टाइम हम लोग अपने सामने वाले पार्क में, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, तो रोज़ाना रेगुलर बेसिस पर 8 बजे एग्जैक्टली जो है ना वो ये फायरवर्क शुरू हो जाता है और ये 1 महीने तक चलेगा। तो आज हम यहाँ पर आए हुए थे, सेकंड टाइम आए अमारात में हम, क्योंकि ना यहाँ पर आज ओमान और बहरीन का फुटबॉल मैच था, और ओमानीज जो है ना वो क्रेजी हैं फुटबॉल मैच को लेकर, तो वो अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा फन एक्टिविटीज़ भी रखी हुई थी और फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा रौनक थी आज। तो पहली दफ़ा जब आए थे ना, हम फर्स्ट टाइम आए थे, जो फर्स्ट डे ही आ गए थे हम लोग मंथ के, तो उस दिन हमें इतनी ज़्यादा कोई रौनक नज़र नहीं आई थी, लेकिन आज तो फुल था और बहुत मज़ा आया था। बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ थी, खूब सारी फायरवर्क हुआ था और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। और आप देखें पार्क भी माशाल्लाह इतना खूबसूरती से सजाया हुआ है। देखें ना यहाँ के लोगों को खुशी देने के लिए, एक रिलैक्सेशन के लिए यहाँ की हुकूमत कितना कुछ करती रहती है, और इसी वजह से यहाँ की जो ओमानी फैमिलीज़ हैं वो भी माशाल्लाह इतना रिलैक्स रहती हैं। हर मगरिब की हर रोज़ जो है ना, अक्सर आप यही देखेंगे यहाँ पर कि हर रोज़ तकरीबन मगरिब के बाद पूरी फैमिलीज़ निकल जाती हैं अपना खाना वाना बांध कर, और कहीं पर भी जाकर बैठ के अपनी पिकनिक कर लेते हैं। और इन्हें कोई नहीं होता कि कोई, भले यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है ग्राउंड्स बने हुए हैं कच्चे, वहाँ पे भी बैठकर ये लोग अपनी पार्टी कर लेते हैं, पिकनिक कर लेते हैं, बैठ के खाना खाते हैं मिलकर। तो माशाल्लाह ये लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की गैदरिंग्स और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि एक जिंदा दिल कौम की निशानी होती है कि आप
अपनी ज़िंदगी में, अपने मुल्क के लोगों के साथ खुश हैं और आपको हर चीज़ सहूलत, हर तरह की ज़िंदगी की सहूलत जो ज़रूरी है वो मिल रही है, इसीलिए आप जो है मुतमईन हैं। तो ये इत्मीनान जो है ना इनकी इस तरह की गैदरिंग से पता चलता है। तो बिल्कुल भी कोई ऐसी मायूसी नज़र नहीं आती लोगों में, माशाल्लाह लोग बहुत खुश और फिट रहते हैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि हमारे पाकिस्तान के भी हालात अल्लाह ताला इस तरह कर दे कि वहाँ के भी लोग जो है वो अपने आप फैमिलीज़ के साथ जो बाहर इधर उधर गए हुए हैं ना, वो सब पाकिस्तान में इतनी तरक्की और कामयाबी हो जाए ना कि सब के सब वापस आ जाए और अपने मुल्क में रहकर वहाँ पर काम करें, वहाँ पर फैमिलीज़ के साथ गैदरिंग करें, इस तरह की इंजॉयमेंट हो, फेस्टिवल्स हों, खुशियाँ हों, लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ ताउन करके आगे बढ़ें और इस दुनिया में जो तरक्की कर रहे हैं ना मुल्क, उनके साथ खड़े हो जाएं। तो बस इसी नेक दुआ के साथ, और मेरी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को खूब कामयाबी और अता फरमाए। अच्छा जनाब, बस इसी तरह के ब्लॉग के साथ अपना भी ख्याल रखें, मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।